माननीय मनीष लाल जी 1 अगस्त 2024 भारत के इतिहास में अनुसूचित जाति जनजाति के जो वंचित लोग हैं उनके लिए एक ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक मंडली द्वारा दिया गया। उसके बारे में मैं समझता हूँ कि अब जो 1 तारीख से लेकर के और आज 4 सितंबर हो गया, तकरीबन तमाम डिबेट यूट्यूब चैनल पे सोशल मीडिया पे देख करके अपने अपने संगठनों की बातें सुन के नेताओं की ज्यादातर लोगों को इस विषय में पता चल गया कि एक उपवर्गीकरण SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किन लोगों को दिया है। अब इसमें 2-4 चीजें वो है कि जो गलत भ्रांतियां फैलाई गई। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि इस देश में पहली बार भारत की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर चंद लोगों ने इतना बड़ा हमला किया, जिस न्यायिक व्यवस्था की वजह से हम लोग आज हमें कुछ मिल रहा है, संरक्षण सुरक्षा या कुछ अधिकार अगर मिल रहे हैं जिस न्यायिक व्यवस्था के कारण, उसी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर चंद लोगों ने सार्वजनिक तौर पर इतना भारी हमला किया कि जो सीधे के सीधे संविधान के ऊपर हमला माना जाना चाहिए। जो लोग संसद में चुन के गए SC/ST के सांसद, विधायक और जो राजनीतिक पार्टियां कहती हैं भारत के संविधान से रजिस्टर्ड हैं, कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बहुत सारे सांसद रह चुके हैं उनके, वो संसद में और सार्वजनिक रूप में उन जजेस के ऊपर इतना भारी हमला। कल को कोई गुंडा मवाली भी अगर केस हार जाएगा, किसी को फांसी हो जाएगी, तो वो भी सड़क पे खड़ा होकर कहेगा ये तो संविधान का हमला है, मेरे खिलाफ तो गलत ये फैसला किया। उस न्यायिक व्यवस्था को, जिस न्यायिक व्यवस्था ने इस देश को थाम रखा है, सबसे कमजोर से कमजोर गरीब आदमी, जब उसकी बात कोई पुलिस नहीं सुनता, जब कोई नेता नहीं सुनता, जब कोई मंत्री नहीं सुनता, जहां काम करते वो मालिक प्रबंधन नहीं सुनते, तो क्या आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाता कि आप कोर्ट जाओ? भले ही देर लगती है लेकिन वहां पर गरीब को न्याय मिलता है। और जिसका डर रहता है, जब हमारे ऊपर एट्रोसिटी हो जाती है, हमारे कभी घर जला दिए जाते हैं, कभी हमारे SC/ST के लोगों को पीट दिया जाता है, जब इलाके की पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं करती है ना, जब कोर्ट के माध्यम से आप केस दर्ज करवाते हो, तो तब वो आपके पास आते हैं, वो दबंग क्या और हमारे साथ समझौता कर लो, आते ही नहीं आते हैं। और जब तक FIR दर्ज नहीं होती है, जब तक हमें वो कहते हैं कहीं भी चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। तो एक तो न्यायिक व्यवस्था के ऊपर हमला, और दूसरा झूठ बोला 1 तारीख को जब आया कि जी भारत के संविधान पे हमला हो गया। ये तो इन जजेस ने, मनुवादी जजेस ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, SC/ST की एकता को तोड़ने की साजिश कर दी। ये तो कलोजियम से आए जजेस हैं भाई, कलोजियम तो 1993 से चल रहा है, और कलोजियम का मतलब समझते भी हो क्या होता है, और क्यों देश में 1993 से कलोजियम सिस्टम लागू हुआ इस देश में। इस देश के जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में रहती थी, वही अपने जजेस को बिठाया करते थे। और कलोजियम सिस्टम 3 ऐसे लैंडमार्क जजमेंट आए इस देश में 1993 तक। उसके बाद न्यायपालिका में सिस्टम हुआ कि एक चीफ जस्टिस और 4 और सीनियर जजेस वो मिलकर के जजों का नियुक्ति करेंगे। और उस कॉलोनियल सिस्टम के माध्यम से 2008 में हमारा एक दलित माननीय बालाकृष्ण साहब इस देश के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। अगर एक
आप लड्डू क्यों बांट रहे थे भाई? तब आप नहीं कह रहे थे कॉलोनियल सिस्टम बंद कर दो, खत्म कर दो। और मैं कहता हूं कि कॉलोनियल सिस्टम रहना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोगों के हाथ में इन जजों की नियुक्ति करने का उनके पास हथियार नहीं आना चाहिए। आप मांग करो ना भाई, इस कॉलोनियल सिस्टम में एससी एसटी रिजर्वेशन लागू कर दो, ये मांग होनी चाहिए ना। इस कॉलोनियल सिस्टम में आप हमारा रिजर्वेशन लागू कर दो, जिससे कि कॉलोनियल सिस्टम की मजबूरी हो जाए कि हमारे एससी एसटी के जजेस को उसमें रखा जाए। और आप देखिए जो ऑर्डर जिस जज ने दिया है, जो खास जज हैं 7 जजों में, डॉक्टर बी.आर. गवई साहब, वो अनुसूचित जाति के हैं, जिन्होंने कहा, जिनका एक स्टेटमेंट मेरे दिलो दिमाग में घूम रहा है, जिसकी वजह से इस मामले को मैं छोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि एक संपन्न वर्ग के बच्चे को और एक सर पे मैला ढोने वाले बच्चे के साथ अगर उसका आप तुलना करोगे तो वो बेईमानी होगी। एक बच्चा विदेश में पढ़ के आ रहा भाई, एक आदमी का, वो भी एससी है। एक बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी एससी है। और एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो क्या उसके कंपटीशन हो सकता है क्या? तो किसको जरूरत है रिजर्वेशन की? जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या जो विदेश में पढ़ रहा है बच्चा, किसको जरूरत है रिजर्वेशन की? एक तरफ तुम कह रहे हो तुम पढ़ लिख करके बड़े आगे पहुंच गए, तो भाई रिजर्वेशन का आधार तो शैक्षणिक पिछड़ापन है। तो जो जाति शैक्षणिक पिछड़ी रह गई, तो आप उनको पढ़ने के लिए चाहिए ना रिजर्वेशन। तुम पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए, तुम खुद कह रहे हो पढ़ लिख करके बहुत बड़े IIM और हम बड़े बड़े कंपटीशन कर रहे हैं, तो भाई जो शैक्षणिक पिछड़े हैं उनको दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि जिनको शिक्षा में नहीं मिली बराबरी की, उनको अधिकार नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी मौके नहीं मिले, तो आप उनको दे दो। तो ये हो अल्लाह क्यों है भाई, जब तुम खुद कह रहे हो कि तुम पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए। और दूसरा उसका क्राइटेरिया ये है सामाजिक पिछड़ापन। तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके रिजर्वेशन से, और तुम लोग IAS IPS और तमाम कहां पहुंच गए, और आप तुमने भी इतना ही वो सामाजिक दायरा बना लिया कि एक अमीर एससी और एक गरीब एससी, क्या उसके बीच में कोई बेटी रोटी का रिश्ता है क्या? मुझे बताओ, कोई IAS ऑफिसर कोई गरीब की बेटी लेता है क्या? लेता है? किसी घर में आता है क्या किसी के? बताओ कितने IAS ऑफिसर तुम्हारे घर में आके कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूं? तो आपने अपने समाज के अंदर सामाजिक गैर बराबरी खड़ी कर ली। आप भी नए ब्राह्मण बन गए। और दूसरी बात यह कि जो पढ़ लिख करके मालदार हो गए, अच्छी पोस्टों पे चले गए, मैं जानता हूं 50% से ज्यादा लोग जिन्होंने भी अपने SC ST में शादियां नहीं करी, जिनको गाली बकते दिन रात, उन्हीं की बेटियों से शादियां कर ली। तो तुम हमारे कहां रहे भाई? तो जब उन्होंने कहा कि जो आर्थिक संपन्न हो गए हैं उनको बाहर करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा क्या? कुछ गलत कहा क्या? नहीं। तीसरी बात ये कि जो रिजर्वेशन का जो असली क्राइटेरिया था, बाबा साहब ने जो गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने आवाज उठाई, और जो पूना पैक्ट में गांधी के साथ साइन हुआ, और जो बाबा साहब ने संविधान के 16(4) में लिखा है कि उसमें उन्होंने कहा है कि सभी को बराबर प्रतिनिधित्व नौकरियों में मिलना चाहिए। तो भाई जिन लोगों को प्रतिनिधित्व मिल गया है, तो जिनको नहीं मिला उनको मिलना चाहिए ना। जिनको नौकरियां नहीं मिली है उनको प्रतिनिधित्व उनको मिलना चाहिए ना। तो हो हल्ला क्यों मचा रहे भाई? इसको करके ला रहे हो, इसको धोखा दे रहे हो। ये तमाम चीजें इन्होंने इस तरीके से बनाई। और दूसरी बात इन्होंने ये बनाया कि ये तो भारत सरकार ने रोज शाम को रात को सो करके उठे मोदी जी, चीफ जस्टिस को फोन लगाया कि भैया सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई कामकाज बचा नहीं है, अब एक SC ST का मामला चल रहा है, उसको लाओ और उसमें ऑर्डर कर दो। इन्होंने ऐसा बताया।
ये एक दिन का मामला नहीं है, 40 साल की लड़ाई है, 40 साल की। और जो 2004 में जीते थे ना, तो वही इनके हरियाणा में जो इनके समाज के लोग हैं, इन्होंने ही हरियाणा में और पंजाब हाई कोर्टों में केस लगाए हमारे विरुद्ध, हमारे वर्गीकरण के विरुद्ध, जो वर्गीकरण हमें मिल रहा था पंजाब और हरियाणा में। हमने कहा था कि तुम कोर्ट में जाओ, और 2004 में इसी बेंच ने तुम्हें जिता दिया, और तुम कह रहे हो कि आज अचानक फैसला हो गया। ये अचानक फैसला नहीं हुआ है, ये 40 साल की लड़ाई हमारी। पंजाब में हमारे मजिस्ट्रेट तक बने हैं। अभी 2022-23 में मुझे खबर आई, 10 से ज्यादा मजिस्ट्रेट इसी वर्गीकरण से जो 1975 में हुआ था, 10 से ज्यादा जज हमारे वाल्मीकि लगे हैं 2022-23। जब हमारा हिस्सा मिल रहा है तो उसी हिसाब से तो हम आगे बढ़ेंगे ना। अब 15% तो भाई तुम ही दिए जा रहे हो सारा का सारा, और कह रहे हो तुम ज्यादा पढ़े लिखे। अब हमारे समाज में भी पढ़े लिखों की कमी नहीं है, और मैं आपको कहता हूं भाई साहब, किसी भी गलत उसमें मत आना, किसी के बहकावे में। क्योंकि एक बात समझ लो, एक कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना मिलने से अच्छा है इस वर्गीकरण से कुछ तो मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये हमारी लड़ाई है, पूर्वजों की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ रहे हैं हम लगातार, और इसी कड़ी में 10 तारीख को जंतर मंतर में हमारे भाई साहब सुरेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह होगा। 2 बजे तमाम साथी पहुंचेंगे वहां पर, और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे और भारत सरकार से कहेंगे कि इस वर्गीकरण को तुरंत लागू करो। और मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एक बार फिर समर्थन करते हुए आज